नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से दी अर्थ एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, हम जेएनयू जोधपुर के बीए जो सेकंड सेमेस्टर है उसका सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज हमारी नेक्स्ट क्लास है जो आपके सामने है, जो हर्षवर्धन को हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, जेएनयू बीए सेकंड सेमेस्टर में इतिहास का टॉपिक है, पहले इकाई का हर्षवर्धन और वर्धन वंश हम पढ़ रहे थे। और हर्षवर्धन की हमारी पहले है जो 3-4 क्लासें जो हो चुकी हैं वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद में आज हम देखेंगे हर्षवर्धन का व्यक्तित्व और मूल्यांकन, और उसके साथ साथ कुछ खास उनकी जो कन्नौज सभा है, जो प्रयाग में वो सभा करते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे और ह्वेनसांग के बारे में भी इस क्लास में जो जानकारी जुटाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हर्षवर्धन का व्यक्तित्व और मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य ये है कि ऑल ओवर जो इतिहासकार हैं या फिर जो विद्वान हैं, उन्होंने हर्षवर्धन को किस प्रकार से आंका है या फिर वो हर्षवर्धन की क्या वैल्यू बनाते हैं, और वो इतिहासकार क्या बताते हैं कि हर्षवर्धन किस प्रकार का शासक रहा, उसने बढ़िया काम किए या बुरे काम किए, वो प्रजा के लिए कैसा था, वो जो विद्वान थे उन लोगों के लिए कैसा था, या फिर जो विदेशी यात्री उस समय भारत आए थे उनका उसने किस प्रकार से आदर सत्कार किया, स्वागत किया, या फिर वो धर्म में कैसा था, यानी धार्मिक परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार वो करता था, आचरण करता था। तो कुछ खास जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पर लिए हैं, टू दी पॉइंट बात करेंगे विद्यार्थियों। और आप सब अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए ताकि आपके डाउट्स है जो एक एक करके सारे क्लियर होते जाए। चलिए बात करते हैं कि स्वर्ण युगीन शासन व्यवस्था संभालने वाला जो अंतिम शासक था वो है जो हर्षवर्धन था। जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि भारतीय इतिहास में जो गुप्त काल रहा, गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, और हर्षवर्धन ने भी जो शासन किया था वो गुप्तकालीन परंपरा का अनुसरण किया था। अनुसरण करने का मतलब होता है नकल करना या उसको फॉलो करना। हमने पहले पढ़ा था कि हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था, जो शासन प्रबंध था, वो केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, फिर ग्रामीण शासन, इसमें बटा हुआ था। और उसमें गुप्तकालीन जो परंपरा थी उसके अनुसार ही हर्षवर्धन खुद भी शासन है जो किया करता था। आगे बात करते कि वो एक आदर्श व कर्तव्यनिष्ठ भाई था। आदर्श और कर्तव्यनिष्ठ भाई यहाँ पर किस लिए बताया दोस्तों? इसलिए बताया है कि हर्षवर्धन है जो अपने भाई की मौत का बदला लेता है। इसके भाई का नाम था राज्यवर्धन, और ये अपनी बहन की भी रक्षा करता है। उस बहन का नाम था दोस्तों राज्यश्री, जिनके बारे में हमने जो पहले की क्लासों में भी पढ़ा है। इसलिए ये एक आदर्श और कर्तव्यनिष्ठ भाई की गिनती में आता है। ये भी हर्षवर्धन के व्यक्तित्व का एक अहम बिंदु है। आगे बात करते हैं, वो एक कुशल योद्धा था और एक राजनीतिज्ञ था, क्योंकि हमने पढ़ा कि हर्षवर्धन ने लगभग पूरे भारत के जो उत्तरी भाग था उस पर उसने अधिकार कर दिया था। इसको जो उत्तरापथ का नाथ भी कहते थे, शक्लो उत्तरापथ नाथ, ऐसा है जो हर्ष चरित जो है बाणभट्ट की, उसमें लिखा हुआ मिलता है कि पूरे के पूरे उत्तरापथ का नाथ स्वामी जो था वो हर्षवर्धन था। आगे बात करते हैं कि अगले अहम बिंदु क्या है इसके हर्षवर्धन के व्यक्तित्व में, वो है महान धर्मपरायण, यानी इसने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म को बचाने के लिए या फिर धर्म के प्रति लोगों को जागृत करने के लिए भी काफ़ी सारे काम किए। विद्वानों का आश्रयदाता, यानी ये विद्वानों को आश्रय देता था और विद्वानों का मान सम्मान करता था। विद्वान हमने पढ़ा कि इसके दरबार में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था ह्वेनसांग, और एक बड़ा कवि जो इसके दरबार में रहा जिसका नाम था बाणभट्ट, और उसके अलावा भी अनेक विद्वानों को ये अपने पास में रखता था और उन्हें जो स्कॉलरशिप वगैरह देता था, जैसे उन्हें विद्वानों को भी वृत्तियां भी देता था। हमने पढ़ा था कि ये अपनी आय का जो खर्च करता था, व्यय करता था, वो विद्वानों को भी बांटता था, उनको खर्च पानी देता था ताकि वो नई नई खोजें करे, या अपनी जो उनकी जो कुटिल बुद्धि है, विद्वानों की जो तीव्र बुद्धि है, उसका इस्तेमाल इनके साम्राज्य को आगे बढ़ाने में कर सके। चलिए आगे बात करते हैं कि एक सवाल बड़ा ये बनता है कि हर्षवर्धन का धर्म क्या था, हर्ष का धर्म है जो वो क्या था। जैसे कि हमने पढ़ा था कि गुप्त वंश के जो शासक थे उनका धर्म भी हमने पढ़ा था, मौर्य वंश के जो शासक थे उनका धर्म भी हमने पढ़ा था, अशोक के बारे में हमने पढ़ा था कि वो बौद्ध धर्म का पालन करने वाला था और उसने बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार किया था। तो हर्षवर्धन का धर्म है जो यहाँ पर क्या था, वो किस धर्म से बिलोंग करता था, तो इसके बारे में इतिहासकार सीधे तौर पे नहीं कहते हैं। ये बताते हैं कि भाई उसके जो पूर्वज थे, जो वर्धन वंश पहले शुरुआत हुई थी इसकी, मान लो थानेश्वर जो इनकी पूर्व राजधानी थी, और थानेश्वर में एक व्यक्ति था जो इनका आदि पुरुष था जिसने इस वर्धन वंश की शुरुआत की थी। वो जो नरवर्धन था जिसका नाम था दोस्तों नरवर्धन,
और नरवर्धन का धर्म क्या था, और उसके बाद में इनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे आगे आगे राजा आए उन्होंने कुछ अलग धर्म भी अपनाए, कुछ अलग पूजा पद्धतियाँ जो पूजा के तरीके थे उनको भी अपनाए, और धीरे धीरे करते हर्षवर्धन का धर्म है जो बौद्ध धर्म फाइनली उसने अपना लिया था। लेकिन उससे पहले की थोड़ी बात करते हैं कि इसके जो पूर्वज थे वो सूर्य के उपासक थे। सूर्य के उपासक यानी ये अपने खुद को है जो सूर्य भगवान की पूजा करते थे, सूर्य के उपासक थे। जैसे कि प्रभाकर वर्धन कौन था, हर्षवर्धन का पिता था, यानी इनके जो पूर्वज हैं वो सूरज भगवान की पूजा करते थे। और राज्यवर्धन और राजश्री दोनों, राज्यवर्धन हर्षवर्धन का भाई हैं और राजश्री हर्षवर्धन की थी बहन, और ये दोनों बौद्ध धर्म के उपासक थे। यानी राजश्री और राज्यवर्धन दोनों बौद्ध धर्म का पालन करते थे और बौद्ध धर्म के अनुसार ही ये अनुसरण किया करते थे। आगे बात करते हैं कि पुष्यभूति वंश, जो इनका वंश था पुष्यभूति वंश थानेश्वर का, ये परंपरागत यानी कि पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी से ये शिव का उपासक था, यानी कि ये भगवान शिव की पूजा करते थे। और शिव के जो उपासक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपको पहले ही हमने पढ़ाया था, उन्हें कहते हैं शैव। और जो विष्णु के उपासक होते हैं, जो विष्णु भगवान की जो पूजा किया करते हैं, उनको कहते हैं वैष्णव। चलिए यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुई कि नहीं? अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताना कि सर ये बात है जो हमारे समझ में नहीं आई है, ताकि हम आपका वहीं कमेंट में जवाब दे देंगे और वहीं पर आपको बता देंगे। और बाकी आपकी बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही है, क्लास लगातार आ रही है। कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर भूगोल की, राजनीति की और अदर जो सब्जेक्ट हैं हिंदी वगैरह उनकी क्लास भी लाओगे क्या? बिल्कुल, जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपके अदर सब्जेक्ट की भी क्लास आएगी। और आपको लगभग JNU में जो मेजर सब्जेक्ट है उनका कोर्स ऑनलाइन करवा दिया जाएगा। इसके लिए आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सारे जो दोस्त हैं उनके ग्रुप में भी भेज दें कि भाई यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। ज़्यादा स्टूडेंट का जो सपोर्ट मिलेगा तो उससे हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन है जो वो बढ़ेगा और रेगुलर क्लास आपकी थोड़ी ज़्यादा आ पाएगी। चलिए आगे बात करते हैं कि हर्षवर्धन के धर्म के बारे में। हर्षवर्धन पहले शिव का उपासक था, यानी कि इनके जो पूर्वज थे वो क्या थे, शैव थे। तो पहले ये भी क्या करता है, शिव जी की पूजा करता है शैव परंपरा के अनुसार। फिर इसने धीरे धीरे क्या कर दिया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, यानी कि बौद्ध धर्म को बाद में ये धीरे धीरे अपना लेता है। और उसके बाद में बात करते हैं कि बौद्ध धर्म को अपना तो लेता है, लेकिन जिस प्रकार से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसने धम्म की जो नीति चलाई, बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जो अन्य धर्म थे उसको उसने थोड़ा दबाने की कोशिश की। लेकिन ये जो हर्षवर्धन है ये धार्मिक रूप से सहिष्णु है। सहिष्णु का मतलब ये होता है कि सभी धर्मों के प्रति एक जैसी विचारधारा को रखना, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करना, आदर करना। मतलब सब कोई मान लो सरकारी जो योजना आ रही है तो उसका सभी धर्मों के लोगों के साथ समान रूप से बंटवारा करना, इस प्रकार का ये धार्मिक रूप से भी हर्षवर्धन है जो सहिष्णु था। ये हो गए हर्षवर्धन के धर्म की बात। सीधे तौर पे कहे तो भाई हर्षवर्धन का धर्म क्या था, तो बौद्ध धर्म था। लेकिन इनके जो पूर्वज थे वो यहाँ पर शिव के उपासक माने गए, और इसका पूर्वज जो प्रभाकर वर्धन था वो सूर्य का उपासक था। और इनके जो भाई बहन थे उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, और हर्षवर्धन ने खुद ने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। और इनके साम्राज्य में जो विदेशी यात्री आया था वो भी बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही आया था वैनसांग भारत में। चलिए आगे बात करते हैं कि हर्षवर्धन एक सम्मेलन करवाता था, कन्नौज सम्मेलन हर्षवर्धन ने करवाया। ये बहुत बड़ा सम्मेलन था इसका, वैसे तो इसने बहुत बार आयोजन किया, लेकिन एक कन्नौज सम्मेलन ऐसा हुआ जिसका अध्यक्ष इसने जो बनाया था वैनसांग को सॉरी। और आपको बता दें दोस्तों कि ये जो कन्नौज में सम्मेलन करता था ये एक प्रकार की धर्म सभा हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? धर्म सभा। यहाँ पर ये सभी धर्म के लोगों को बुलाता था, यानी कि हिंदू धर्म के लोग भी आ जाओ, यहाँ पे जैन धर्म के भी आ जाओ, वैष्णव भी आ जाओ, शैव भी आ जाओ, जैन भी आ जाओ, बौद्ध भी आ जाओ, सारे धर्म जितने धर्म उस समय थे उन सबको बुलाता था कन्नौज में। और वहाँ पर फिर वाद विवाद होता था। सब धर्मों के जो साधु महंत हैं वो अपनी अपनी बातें वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर रखते थे। ठीक है, तो ये किस लिए बुलाया था इसने? उस जो कन्नौज सम्मेलन महायान के सिद्धांतों के प्रचारार्थ बुलाया था, यानी कि जो महायान संप्रदाय हैं, बौद्ध धर्म के अंदर दो संप्रदाय होते हैं जो हमने पहले पढ़े थे, महायान और हीनयान। हीनयान वो था जो बुद्ध का जो पुराना धर्म था बौद्ध धर्म उसको लेकर चलने वाला, और महायान वो था जो बौद्ध धर्म को थोड़ा सरल कर दिया, यानी कि जो ग्रस्त लोग हैं, घर परिवार वाले लोग हैं, वो भी बौद्ध धर्म को अपना सके, वो भी बौद्ध धर्म के अनुसार अपना जीवन जी सके। तो ये एक नया सिस्टम बौद्ध धर्म में आया था, महायान, जो थोड़ा हीनयान से थोड़ा सा सरल था। यहाँ पर इस फॉलो करना बौद्ध धर्म को थोड़ा ईजी था। तो महायान के सिद्धांतों के प्रचारार्थ यानी प्रचार करने के लिए, फैलाने के लिए, महायान के सिद्धांतों को फैलाने के लिए इसने जो कन्नौज में सम्मेलन बुलाया था। अब उस सम्मेलन में हर्षवर्धन अकेला नहीं गया, दो लोगों को साथ में लेकर गया था, ये भी हमें याद रखना है। एक उसमें था हेनसांग जो चीनी यात्री था, विद्वान था,
और एक था कामरूप का राजा भास्कर वर्धन। तो हर्षवर्धन कन्नौज सम्मेलन में जाता है, वैनसांग और कामरूप के राजा भास्कर वर्मन के साथ में ये कन्नौज में प्रस्थान करता है और कन्नौज सम्मेलन में भाग लेता है। अकेले ही नहीं जाता है, वहाँ पर अलग अलग देशों से राजाओं को, महाराजाओं को, विद्वानों को, ब्राह्मणों को भी वो यहाँ पर बुलाता है। तो बात करते हैं वो 18 देशों के नरेश यानी कि कुल 18 देशों के राजाओं को इस कन्नौज सम्मेलन में बुलाता है। उसके साथ में पंच भारत के राजा यानी पंच भारत के जो 5 बड़े बड़े राजा थे उनको भी ये अलग अलग भारत के कोने कोने से यहाँ पर इनवाइट किया था, बुलाया था। उसके साथ साथ पुरोहित यानी जो ब्राह्मण धर्म के पुरोहित थे, हिंदू धर्म के पुरोहित थे, उनको बौद्ध भिक्षु यानी बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं उनको भी बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, जो ज्ञानी ब्राह्मण थे उनको भी बुलाया, और जैन धर्म के लोगों को भी इस महायान सिद्धांतों के जो प्रचार जो कन्नौज सम्मेलन बुलाया था, इस सम्मेलन में उन्हें भी बुलाता। यानी किसे किसे बुलाया? 18 विदेशी राजाओं को बुलाया, पंच भारत के राजाओं को बुलाया, पुरोहितों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया, जैन जो साधु थे उनको भी बुलाया। इन सारों को बुला के कन्नौज सम्मेलन करवाता है। ये सम्मेलन कितने दिन तक चलता था? तो कन्नौज का जो सम्मेलन है वो दोस्तों 5 दिन तक चला था, 5 डेज चला था। और ये जो सम्मेलन था इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष बनाया था वैनसांग को। और वैनसांग ने यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में इतनी शानदार बातें कह दी थी कि सारे के सारे जो लोग थे वो वैनसांग की बातों से सहमत हो गए थे। और वैनसांग की इस बुद्धिमत्ता को देखकर जो हर्षवर्धन है वो खुद बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ था, खुश हुआ था। और वैनसांग को इसने कुछ गिफ्ट वगैरह भी दिए थे, भेंट दी थी, लेकिन वैनसांग ने उसको स्वीकार नहीं किया। इसने कहा महाराज मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा ज्ञान है और इसके अनुसार ही मैं यहाँ पर लोगों को पसंद आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि ये कन्नौज सम्मेलन था हर्षवर्धन का, इसको लेकर सवाल बनते हैं। तो कन्नौज में एक सम्मेलन आयोजित करता था, धर्म सभा होती थी और यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोगों को बुलाकर आपस में वाद विवाद होती थी, बातचीत हुआ करती थी। 5 दिन तक चलता था। अध्यक्ष इसका वैनसांग को बनाया था। ठीक है, ये याद हो गया हमें कन्नौज का सम्मेलन। अब बात करते हैं प्रयाग की सभा। प्रयाग में भी हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष यानी कि 5 साल में एक बार, फिर 5 साल हुआ फिर एक बार एक सभा आयोजित करता था। अब प्रयाग सभा को थोड़ा सा आप समझ लीजिए यहाँ पर कि प्रयाग सभा है क्या। प्रयाग सभा दरअसल हर्षवर्धन दान करने के लिए यानी कि लोगों में जो दान बांटने के लिए या फिर जो 5 वर्षों में उसकी कमाई हुई, जो बचत हुई, जो बचा हुआ धन है वो लोगों में, गरीब लोगों में बांट देता था। इसके लिए प्रयाग की सभा का आयोजन करता था 5 वर्ष में एक बार। और वहाँ पर ऐसा बताते हैं कि हर्षवर्धन वहाँ जितना भी धन लेकर जाता था वो सारा का सारा धन गरीबों में बांट देता था और वापस सिर्फ खाली कपड़ों के जाता था, सिर्फ अपने पहनने के जो वस्त्र होते थे उनके साथ में वापस अपने कन्नौज जाता था। ठीक है, देखते हैं कि प्रति 5 वर्ष बाद वो दान वितरण के लिए प्रयाग सभा का आयोजन करता था। और हाँ, एक खास नाम यहाँ पर आ गया, महामोक्ष परिषद। यानी प्रयाग की सभा के लिए एक शब्द काम में लिया जाता था। प्रयाग सभा को क्या कहा जाता था? यहाँ पर महामोक्ष परिषद। परिषद का मतलब होता है सभा, मोक्ष का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त होना, और महा यानी बड़ी, यानी ऐसी सभा जहाँ पर मोक्ष प्राप्त हो जाए। भाई दान पुण्य करोगे तो क्या होगा? मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही हर्षवर्धन की प्रयाग की सभा को महामोक्ष परिषद कहा जाता था। अब बात करते हैं कि ये संपूर्ण जो धन होता था पास में वो दान कर देता, मैंने जैसा कि बताया आपको। और अंतिम जो ये सभा हुई थी, लास्ट जो सभा हुई थी, यानी कि 648 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और 645 में वैनसांग यहाँ से वापस चीन जाया करता है। तो अंतिम जो सभा हुई थी वो 645 ईस्वी में हुई थी। और उस समय वैनसांग को भी इसने क्या किया था? चीन के लिए विदा किया था, विदाई दी थी। तो वैनसांग को भी यहाँ गिफ्ट, भेंट, उपहार देकर विदा किया था। अब आगे बात करते हैं कि ये अपने पहनने के कपड़ों के अलावा और कुछ भी पास में नहीं रखता था, सारा का सारा दान कर देता था। तो इस प्रकार का महान जो हर्षवर्धन था शासक, वो उसकी जो मान लीजिए उसकी धार्मिक भावनाएं, उसकी सामाजिक भावनाएं किस प्रकार की होगी कि वो अपना सर्वस्व यानी सब कुछ दान करके सिर्फ अपने पहनने के वस्त्रों के साथ में अपने साम्राज्य वापस प्रस्थान करता था। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं हम कि हर्षवर्धन की साहित्यिक अभिरुचि। रुचि का मतलब होता है उसका इंटरेस्ट, यानी कि साहित्य यानी जो किताबें हम लिखते हैं, जो ग्रंथ हम लिखते हैं, उसमें हर्षवर्धन की कितनी रुचि थी, उसको लेकर वो कितना इंटरेस्टेड था, या फिर जो साहित्य लिखने वाले जो लोग हैं उनका संरक्षण करने में, उनको वो जो वृत्ति देने में, उनको जो मान सम्मान या फिर उन्हें आश्रय देने में वो किस प्रकार का रहा होगा। बात करते हैं कि हर्षवर्धन की साहित्यिक अभिरुचि कैसी थी। तो शिक्षा और साहित्य के प्रति उदार नीति थी। उदार का मतलब होता है बहुत बढ़िया, यानी कि एकदम प्रेम पूर्वक। वो शिक्षा के प्रति भी उसकी नीति बढ़िया थी और साहित्य के प्रति भी उसकी नीति अच्छी थी। वो क्या करता था? प्रति वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय को अनुदान देता था। अनुदान का मतलब होता है फंड देना, दान देना, या फिर मान लो नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय चलती थी, जैसे आजकल कॉलेज वगैरह चलते हैं सरकारी,
तो वहाँ पर सरकार क्या करती है, हर एक यूनिवर्सिटी को, हर एक कॉलेज को कुछ लाख रुपए या फिर करोड़ रुपए वो क्या अनुदान दे देते हैं, ताकि क्या आप अपने कॉलेज में विकास का काम करवाओ, बच्चों के लिए अच्छा काम करो, लाइब्रेरी बनवाओ उनके लिए, या फिर उनके जो पढ़ने के लिए हॉल वगैरह बनाओ ऐसे। तो ये क्या करता था, नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी, बड़ा विश्वविद्यालय था, इसको ये अनुदान देता था हर वर्ष। इससे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति कैसा था, उदार था, उसकी नीति शिक्षा के प्रति अच्छी थी। आगे बात करते हैं कि उसने बौद्ध विहार बनवाए, मठ बनवाए, ब्राह्मणों के लिए आश्रम बनवाए और गुरुकुल भी खुलवाए। ये सब किस लिए थे कि यहाँ पर लोग अपने धर्म की शिक्षा प्राप्त कर सके। बौद्ध विहार है, मठ है, ब्राह्मण है, आश्रम है, गुरुकुल, और ये सब इसने शिक्षा का प्रचार करने के लिए, लोगों को जो शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, साहित्य के प्रति जागरूक करने के लिए खुलवाए थे। आगे बात करते हैं कि वो विद्वानों, कवियों और ज्ञानियों का आश्रयदाता था, यानी कि विद्वानों को अपने दरबार में वो रखता था ताकि वो विद्वान अपने हिसाब से काम करे और उसका लाभ सीधे तौर पे हर्षवर्धन को मिल सके। आगे बात करते हैं कि उसके दरबार में कुछ विद्वान लोग थे, उनकी बात करते हैं। एक बाणभट्ट था जो बहुत बड़ा विद्वान है। बाणभट्ट के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं पिछली क्लासेज में भी कि बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, और बाणभट्ट ने जो ग्रंथ लिखे थे वो एक बार और देख लेते हैं कि एक कादम्बरी था, एक हर्षचरित था। कादम्बरी इसका उपन्यास था। हर्षचरित क्या है, इतिहास ग्रंथ है जहाँ पर ये खुद के जीवन के बारे में, हर्षवर्धन के जीवन के बारे में, भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक इतिहास के बारे में लिखता है। अगला इसने एक लिखा था चंडी शतक, और एक ग्रंथ और आता है यहाँ पर बाणभट्ट का जिसका नाम है पार्वती परिणय, यानी कि पार्वती परिणय भी ये लिखता है। एक और विद्वान था जिसका नाम था मयूर। क्या नाम था दोस्तों इसका? मयूर नाम था। और मयूर यहाँ पर क्या लिखता है? मयूर 2 ग्रंथ लिखता है, जिसमें से एक का नाम है अष्टक और दूसरा है सूर्य शतक, यानी अष्टक और सूर्य शतक 2 ग्रंथ है जो यहाँ पर मयूर के द्वारा लिखे जाते हैं। आगे बात करते हैं कि हर्षवर्धन खुद, यानी कि विद्वानों को आश्रय तो देता ही देता था, साथ में खुद भी बहुत बड़ा विद्वान था। खुद ने भी 3 किताबें लिखी थी, हमने पहले पढ़ी थी ना, याद करो, नाम लिखो कमेंट में। 3 किताबें थी हर्षवर्धन की खुद की, जिसका नाम क्या था? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, रट लोगे, भूलोगे नहीं। हर्षवर्धन की किताबें रट लेना, बाणभट्ट की किताबें रट लेना, और मयूर की याद नहीं हो तो भी क्या हो जाएगा, चलेगा काम। चलिए अब बात करते हैं आगे कि ये हर्षवर्धन की साहित्यिक अभिरुचि के बारे में तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि साहित्य के प्रति वो कैसा था, उदार था, साहित्यकारों का सम्मान करता था, विद्वानों का सम्मान करता था। अब आगे बात करते हैं कि ह्वेनसांग के बारे में। हर्षवर्धन के दरबार में आया था, चीनी यात्री था, और ह्वेनसांग से बहुत सारे सवाल भी बनते हैं। और ह्वेनसांग से सवाल तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी आएंगे, कंपटीशन एग्जाम में भी आएंगे, सवाल आना तो तय है लगभग। ठीक है, ह्वेनसांग को क्या कहते हैं? उपाधि ह्वेनसांग की, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं इसको। ठीक है, नीति पुरुष कहते हैं इसको। ठीक है, इस प्रकार की इसकी उपाधियां हैं। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इसका 600 ईस्वी में हुआ था, और चीन के अंदर हुआ था, चाइना में इसका जन्म हुआ था, क्योंकि ये चीनी यात्री था, चीन से भारत आया था, ये हमने पहले ही पढ़ा। और बात करते हैं कि भारत की जो इसकी यात्रा थी, भारत ये घूमने के लिए आया था, भारत को देखने के लिए आया था, यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था। कब आया था? 630 ईस्वी में आया था और 645 ईस्वी में वापस गया था। अगर ऐसा सवाल पूछे आपसे कोई कि ह्वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था, तो क्या बताओगे कि हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग है जो भारत आया था, हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि क्यों आया था भारत? बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आया था, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए आया था। और कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। और वहाँ पर इसका जो शिक्षक था, गुरु था, गुरु जी का क्या नाम था? शीलभद्र इसके गुरु थे ह्वेनसांग के। ठीक है, आपको बताया मैंने कि ह्वेनसांग पैदल ही चलकर आ गया था। कहते हैं ना, मैं दरिया हूँ अपना स्वभाव जानता हूँ, मैं दरिया हूँ अपना स्वभाव जानता हूँ, हम जहाँ से चलते हैं वहीं से अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं। यानी कि नदी जब चलती है तो अपना रास्ता क्या करती है? खुद ही बना लेती है। वो बने बनाए रास्तों पे नदियाँ नहीं चलती, अपना रास्ता खुद बनाती है। तो ह्वेनसांग ने भी अपना रास्ता भारत आने के लिए खुद ही बनाया था। अब ह्वेनसांग से यहाँ आपको भी प्रेरित होने की जरूरत है कि भाई व्यक्ति था जो कहाँ से आया, देखो चीन से आया था, सीधा चीन से नहीं आया, चाइना से नहीं आया, तुर्फान गया, ताशकंद गया, समरकंद गया, फिर काबुल गया, और स्थल मार्ग से यानी जमीन से चलता चलता भाई साहब, उस समय जब कुछ हवाई जहाज नहीं होती थी, बस नहीं होती थी, ट्रेन नहीं होती थी, बड़ी बड़ी नावें भी नहीं होती थी, उस समय भी स्थल मार्ग से ये पैदल भी चीन से भारत ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ गया था। तो आप अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या अपना मोबाइल फ़ोन नहीं उठा सकते, कॉपी पेन नहीं उठा सकते, अपने कॉलेज नहीं जा सकते? तो आपको भी क्या करना चाहिए? ह्वेनसांग से यहाँ सीखने की ज़रूरत है और अपनी पढ़ाई की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की ज़रूरत है। चलिए बात करते हैं कि स्थल मार्ग से भारत आया था
और यात्रियों का राजकुमार इसको कहा जाता है, यानी कि यात्रियों में ये सबसे महान था, पहला यात्री भी था। और ये सांस्कृतिक जानकारी कहाँ पर देता है, ये अपना एक ग्रंथ है, इसका ग्रंथ का नाम भी इसका इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार सवाल बनता है। वैनसांग का ग्रंथ जिसका नाम है शिवकी, और शिवकी में क्या मिलता है, संपूर्ण भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जानकारियाँ यहाँ पर मिलती है। यानी कि हर्षवर्धन के दरबार में आया तो सिर्फ राजनीति की जानकारी नहीं मिलती, ये भारत की संस्कृति के बारे में लिखता है, भारत के समाज के बारे में लिखता है, अर्थव्यवस्था के बारे में लिखता है, यानी संपूर्ण जो बिंदु है उन पर जानकारी जो वैनसांग की किताब शिवकी में हमें मिलती है। अब यहाँ पर हर्षवर्धन घुमा कहाँ कहाँ पर था, ये कन्नौज गया था, प्रयाग गया था, श्रावस्ती गया, कुशीनारा गया, और गया, वैशाली, मगध, कपिल वस्तु, इन आदि स्थानों पर हर्षवर्धन का जो ये मेहमान था, जो वैनसांग था, इसने भ्रमण किया था। ये विशेष तौर पे उन स्थानों पर जरूर गया था जहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन से कुछ न कुछ जुड़ाव था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु और उसका क्या परिणाम निकला, यानी कि हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई और उसका परिणाम क्या हुआ। यानी कि हर्षवर्धन के बाद में वर्धन वंश का कोई बड़ा शासक हमें देखने के लिए नहीं मिलता। हर्षवर्धन खुद बहुत फेमस था, लेकिन इसके बाद में कोई बड़ा शासक नहीं हुआ। उसका क्या कारण रहा, देखते हैं कि 42 वर्ष तक इसने शासन किया। शासन कितने वर्षों तक किया, लंबे टाइम तक इसने राज किया, 42 ईयर्स, 42 वर्ष राज किया। 648 में हर्षवर्धन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 648 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। और इसके बताते हैं कि हर्षवर्धन के कोई पुत्र नहीं था, बेटा था ही नहीं। अब बेटा ही नहीं है तो राजा बनेगा कौन, तो इसके बाद में कोई प्रबल दावेदार, सीट का कोई मतलब मुख्य जो हकदार है वो था ही नहीं, तो इसके बाद में शासक बन नहीं पाया। मान लो कोई इसके जो मंत्री वगैरह जो थे, अमात्य वगैरह थे, सेनापति वगैरह थे, उन्होंने शासन को संभालने की कोशिश की होगी, लेकिन उनसे संभल नहीं पाया। तो 648 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में पुत्र नहीं होने के कारण इसका जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे बिखर गया, कमज़ोर हो गया। और जो स्वतंत्र शासक थे, जो प्रांतों के जो शासक थे, उन्होंने खुद को क्या कर लिया, स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया, और वो खुद धीरे धीरे आज़ाद हो गए। तो ये दोस्तों आज हमारा हर्षवर्धन का टॉपिक था, यानी हर्षवर्धन को अंतिम छोर पर हम पढ़ रहे हैं। और आज हमारा फाइनली जो हर्षवर्धन का टॉपिक है, जो पुष्यभूति वंश का आपके सिलेबस में जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। और जो क्लास की PDF नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका नाम है दी अर्थ एजुकेशन, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन ज़रूर कर दें। और आपको आज की क्लास समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर बढ़िया लगा। और कोई आपका सवाल है, क्वेरी है, कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय राजस्थान।